So welcome students. In last lecture what we have seen is incentives क्या हैं, wages क्या हैं, desirable characteristics of wages and incentives क्या होते हैं. Then we have verbally discussed wage incentive plans, and also we have seen this straight piece rate system, and we have discussed a bit about Taylor's differential piece rate system, Marek differential or multi-piece rate system. Then we have uh, discussed what is Gantt task or bonus system. Just by picking the names, today we'll see all the four methods in detail. Although we have seen straight piece rate system in detail, we'll have a brief of it also. And moving ahead with the स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, तो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में हमने देखा था कि नॉर्मल जो मैनुअल ऑपरेशंस हैं जो सिंगल हैंडेडली मतलब सिंगल बंदा करता है उसके लिए होता है, और सिंपल वर्क. ओके सर, प्लीज एक्सप्लेन रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस अगेन. ठीक है, ओके. रियल वेजेस हमने देखा था. रियल वेजेस में रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस दो अलग टर्म्स थी. ओके ओके. तो रियल वेजेस में हमने देखा था कि मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ और भी बेनिफिट्स हमको मिलते थे, जैसे यूनिफॉर्म है, रेंट है, फ्री एकोमोडेशन है, फ्री मेडिकल है, फ्री एजुकेशन है. दीज आर नॉट मॉनेटरी डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट बट कम्स इन अ पैकेज, या सीटीसी या जैसी व्यवस्था अपन ऑर्गेनाइजेशन में होती है. और नॉमिनल वेजेस में जो मिलता है जितना है उतना ही, वो प्योरली मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं आता. सो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट जॉब्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो भी प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनमें वी यूज टू गेट सैलरी ओनली. जितने दिन आओगे उतने दिन की मिलेगी, जितने दिन नहीं आओगे उतने दिन की कटेगी. व्हेन दिस कैलकुलेशन कम्स इनटू पिक्चर, दिस इज कॉल्ड nominal wages. I can give you more examples on it, but I could not discuss here on this platform. Okay. Hope you understand the same. ठीक है, तो नॉमिनल वेजेस वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैश बेनिफिट मिलता है इन एक्सचेंज ऑफ योर सर्विसेज, वेयर एज रियल वेजेस आर लाइक apart from cash payment, you'll get certain benefits extra like uniform, rent, free accommodation, free medical, sometimes free educations also. ठीक है. Now coming back to this straight piece rate system. Straight piece rate system में we have seen that when producing similar number of articles, जब repetitive work होता है like loading, unloading, और single handedly बंदा कर रहा है या individual person कर रहा है इसको, तो उसकी पीस रेट सिस्टम जो होती है, जिसको पर जॉब मिलेगा वो फिक्स होता है. जैसे से सपोज 40 जॉब हम उस बंदे को बनाने हैं एक डे में या एक शिफ्ट में, जो कि 8 घंटे की है, और उसका पर जॉब फिक्स है, से 50 पैसा उसको पर जॉब मिलना है. तो अगर उतना वो अचीव करते हैं तो उनको कितना मिलेगा, 40 into 0.5 इक्वल टू 20 रुपीज पर डे. ओके. और अगर वो इससे अधिक अचीव करता है, लाइक 60 जॉब्स ही मेड इन दैट 8 आवर्स, तो सिंपल 60 into 0.5 इक्वल टू 30 रुपीज हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वे ही विल गेट इन दिस रेट सिस्टम. ये अधिक करता है तो उसको ये मिलेगा, और नॉमिनल जो स्टैंडर्ड टारगेट है ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी अगर मिलता है तो वो उसको ये मिलेगा. ओके. सो और इसके कुछ हमने एडवांटेजेस भी देखे थे. इसके हमने कुछ एडवांटेजेस भी देखे थे. एडवांटेज और लिमिटेशंस थे. ये थे एडवांटेजेस. उसमें क्या था कि जितना आप मेहनत करोगे उतना आप अधिक पाओगे, और इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान थी समझने और समझाने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए. और फिर लेकिन और बहुत सारी चीजें थी इसमें, जैसे ओवरहेड कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है इसमें, क्योंकि जो 20 अगर वो 40 पे ही रुक जाता, तो जो 20 अगले यूनिट्स बनते, वो उसमें वो कॉस्ट जो है वो अगली शिफ्ट को जाती. तो वो अगली शिफ्ट को जाती कॉस्ट, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कॉस्ट फिर वो अगली शिफ्ट की तरफ जाती, तो वो सेव हो गई. जैसे सुपरविजन की कॉस्ट है, या
ओवरहेड और भी मटेरियल की कॉस्ट है या कोई भी कॉस्ट और हो सकती है, तो वो इसी शिफ्ट में हमारी काउंट हो गई। लेकिन जब हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं तो डिसएडवांटेज में क्या है कि जब किसी को अधिक कमाने को मिल रहा है तो वो एक मोटिवेशन बोल लो, लालच बोल लो, जो भी है, उसके कारण वो मेहनत बहुत अधिक करने लगता है। सो द मोर वर्क इफ ही इज डूइंग, तो उसमें रॉ मटेरियल का वो वेस्ट भी बढ़ा देगा और डिप्रिसिएशन भी मशीन्स का बढ़ेगा, क्योंकि मशीन्स ज्यादा घिसेगी। क्योंकि मशीन की जो लाइफ होती है वो नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से होती है। किसी भी मशीन की जो लाइफ होती है वो नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से होती है। मशीन हो, टूलिंग हो, या जो भी इम्प्लीमेंटेशन के इक्विपमेंट्स हो, इनकी नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से लाइफ होती है। जो भी कंपनी जिससे हमने खरीदा है या हम उससे हम एएमसी कराते हैं, वो भी आते हैं मेंटेनेंस के लिए बाहर से। तो नॉर्मली ऑटोमेटिक मशीन्स में ऐसा होता है। मास प्रोडक्शन के लिए जब हम काम करते हैं तो वो ऑब्वियसली तो वो डिप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, टूल की लाइफ भी कम होगी, मशीन की लाइफ भी कम होगी, और वेस्टेज रॉ मटेरियल में भी होगा। क्योंकि अब उसको जब 40 बनाने हैं और हो सकता है जल्दी जल्दी में वो 80 बना दे, उसमें से 20 खराब कर ले और 60 पे अचीव कर ले, और हमने तो 40 की कही थी तो इनने 20 एक्स्ट्रा बना दिए। लेकिन वो 20 जो रॉ मटेरियल खराब हुए वो कॉस्ट भी कंपनी के सर पे आती है। और जो एक्चुअली अच्छी क्वालिटी के 40 बनने थे अब 60 बने, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वालिटी में भी फर्क पड़ेगा। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं या थे उस समय के लिए इस स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के। अब अपन देखते हैं, टेलर भाई साहब ने एक मेथड दिया था, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। माने एक सिंपल पीस रेट सिस्टम की जगह उन्होंने 2 स्टेप में इसको तोड़ा था। वो 2 स्टेप क्या है अपन इसमें देखते हैं। नाउ दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय टेलर। टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने एक्चुअली जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है वो 2 पीस रेट सिस्टम में दिया था। और ये जो डिफरेंस था वो ये था कि एक तरह का वर्कर वो होगा जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगा। ध्यान रखिए, इट इज ऑलवेज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है द यूनिट्स ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक वो जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाएगा, जितना बोला गया है उससे ज्यादा तो उसको हायर पीस रेट मिलेगा। और एक वो जो कि कम बनाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट से और उसको मिलेगा लो पीस रेट। बीच की कोई व्यवस्था ही नहीं रखी, 2 पीस रेट सिस्टम में इन्होंने काम किया गया। और जो ये स्कीम था वो रिवॉर्ड था एफिशिएंट वर्कर के लिए और पिनलाइज करना जो स्लगिश वर्कर्स हैं। स्लगिश वर्कर माने स्लोइश, सिंपल आप बोल सकते हो। एक उन्होंने 2 ही सिस्टम बनाए, एक जो एफिशिएंट है, जो जितना दिया है उससे ऊपर परफॉर्म करें, और जो जिन जिन जो जितना दिया है उससे नीचे के लिए अगर जाते हैं तो उनको पनिश करने के लिए ना। उसको एक एग्जांपल से यहाँ समझाया है। 2 तरह के वर्कर हमने लिए हैं, एक्स और वाई, जो कि सेम आइडेंटिकल मशीन्स, आइडेंटिकल कंडीशन, एक ही तरह के आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 80 जॉब्स पर डे ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमको चाहिए, ये टारगेट है। एक्स जो है वो अचीव करता है 75 और वाई जो है वो अचीव करता है 85। अब उनके कुछ कैलकुलेशंस हैं कि एक्स ने चूंकि 75 अचीव किया है तो उसका पनिशमेंट कैसा रहेगा, या जो उसको मिलना था कितना मिला और कितना कम मिला, रादर हम ये बात करें, और 85 में उसको कितना अधिक मिला, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नाउ यहाँ पर ये सिस्टम में जो टेलर डिफरेंशियल या 2 पीस रेट सिस्टम है, इसमें लेबर आर्ली रेट जो है वो 12 की है। अब जो कम लाएगा उसको मिलेगा कितना, 80%, और जो ज्यादा लाएगा उसको कितना मिलेगा, 120%। ठीक है, किसके, स्टैंडर्ड पीस रेट सिस्टम के, ऑफ स्टैंडर्ड एंड अबव स्टैंडर्ड। और यहाँ स्टैंडर्ड पीस रेट के हिसाब से 80% मिलेगा। और किसके लिए है ये, बिलो पीस, बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए। तो बिलो वाले के लिए 80%, जो अचीव करेगा उसको 80% हो जाएगा उसका, और यहाँ जो वो अचीव करेगा उसका 120% हो जाएगा।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डायग्राम ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड में ये डायग्राम भी है। ये डायग्राम जो बना हुआ है ये दो एक्सिस पे बना हुआ है। जो y एक्सिस है उस पे अर्निंग पर डे लिखा है एंड द z एक्सिस कैरीज नंबर ऑफ पीसेस पर डे। तो यहाँ पर मुझे x एक्सिस पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आउटपुट कितना है और y एक्सिस पे मेरी अर्निंग कितनी है, मैं कितना बना रहा हूँ और कितना कमा रहा हूँ, उसके बीच में ये डायग्राम है। एंड दिस इज दी, ये जो है वो जो ये लाइन है दिस इज टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जिस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की वो बात की जा रही है। और ये जो है पीस रेट सिस्टम R1 इंटू एन है, जो कि मतलब दो हिसाब से दो पीस रेट सिस्टम में वर्क कर रहा है, R1 इंटू एन और R2 इंटू एन। तो ये वो है जो स्लगिश वाले हैं और ये वो है जो हायर परफॉर्मेंस वाले हैं, है ना। इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए और फिर मैं आपको डिटेल में बता सकते हैं बड़ा। Okay, hopefully you have understood this. ओके और R1 क्या है यहाँ क्लियरली दिया है। R1 क्या है, लोअर रेट है और N जो है नंबर ऑफ पीसेस है उस बंदे ने जो बनाया, और R2 जो है वो हायर रेट है। हायर रेट कितना है, जितने नंबर ऑफ पीसेस बनाया मल्टीप्लाइड बाय R2 विच इज 120%। अगर वो कम बनाता है, जैसे 80 जॉब्स बोले और उससे कम बनाता है, तो R1 मल्टीप्लाइड बाय N हो जाएगा। तो N मतलब क्या, नंबर ऑफ पीसेस जो उसने प्रोड्यूस किए ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। और अगर स्टैंडर्ड फिगर से नीचे आया या जो टारगेट था उससे नीचे आया, तो फिर वो R1 से मल्टीप्लाई होगा विच इज 80% ऑफ द टारगेटेड फिगर्स। ओके, तो एक बार वापस उस कैलकुलेशन को देख लेते हैं प्रीवियस स्लाइड में। ओके, दिस कम्स द प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, यहाँ हमने ये बताया था पर आवर 12 घंटे का है, पर आवर जो रेट है उसका वो 12 रुपीज का है, और यहाँ 80% है और यहाँ 120% है। किन के लिए 80% है, किसके, स्टैंडर्ड पीस रेट के। किन के लिए, जो बिलो स्टैंडर्ड है। ये 120% है किसके लिए, स्टैंडर्ड पीस के लिए। किन के लिए, जो अबव स्टैंडर्ड है, फॉर अबव स्टैंडर्ड यहाँ लिखा है, ये दो बार आ गया है। ये अबव स्टैंडर्ड के लिए है ना, ये बिलो के लिए, ये अबव के लिए। नाउ द स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर जो होगा वो कितना होगा, 80/8। ठीक है, और कितनी जॉब्स होगी, 10 जॉब्स होंगी, क्योंकि उसने कितनी जॉब्स को टारगेट दिया है, 80 जॉब्स का। 8 घंटे की शिफ्ट है, तो हर घंटे में अगर हम हर घंटे में इसको तोड़ें तो ये कितने हो जाएगा, 10 जॉब्स उसको मतलब हर घंटे में बनानी है। एक एवरेज टारगेट, पूरे 8 घंटे के टारगेट को पर आवर टारगेट में हमने डिवाइड कर लिया है ना। अब स्टैंडर्ड पीस रेट कितना है, 12/10 इज 120। 10 मतलब क्या, ये पर आवर के हिसाब से ही निकाला है हमने, है ना। 12 जो 12 था और ये 10 जॉब्स के हिसाब से हमको बनाना था, है ना। तो ये हो गया 1.2। नाउ इस स्ट्रेट जो ये स्टैंडर्ड पीस रेट सिस्टम है, इसी को हम फॉलो करेंगे। अगर कोई बंदा लोअर पेस रेट सिस्टम के हिसाब से हम देखें तो ये 1.2 इंटू 0.8, 0.8 क्योंकि 80% हमको देना है, तो ही विल गेट इन दिस फैक्टर 0.96। 0.96 माने अगर उसको 1 मिलना था तो उसको कितने मिलेगा, जितने भी पीसेस मिले बने बनाएगा वो इंटू 0.96 हो जाएगा। और हायर पीस रेट सिस्टम में जितना स्टैंडर्ड पीस रेट है विच इज 1.2, उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन 1.2 से, क्योंकि 120% है। सो 120 अपॉन 100 माने 1.2। सो 1.2 इंटू 1.2 तो 1.44। तो ये हम मान के चले मतलब 44% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, और यहाँ उसका 4% का लॉस है। तो इफ somebody has
told us कि भाई मुझे 80 बनाने हैं, तो कम से कम अगर वो 81 बनाता है तो उसको पूरे बनाए हुए का 44% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और अगर वो 80 की जगह 79 पे आ जाए तो उसको जो मिलेगा वो पूरे का 0.96 हो जाएगा। सो जैसे हमने देखा था 0.9 से एक्स ऑपरेटर जो था उसने 75 जॉब्स बनाई थी, तो उसको हमने इस 0.96 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 72 रुपीज पर डे। और जो बंदे ने 85 जॉब्स बनाई थी विच वाज वाई ऑपरेटर हैज मेड 85 जॉब्स, 85 जॉब्स, तो उसको मल्टीप्लाइड विद दिस 1.44, so what he will get per day is rupees 122.40. So this was the two piece rate system calculation given by Taylor भाई साहब, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगेन एक बार देख लो, मैं कैलकुलेशन मैंने वो लाइंस मिटा दी हैं, जस्ट वंस गो थ्रू इट, इफ यू हैव एनी डाउट आई कैन क्लियर बाय नाउ आल्सो एंड अ डे लेटर आल्सो, कभी भी आप मुझसे और पूछ सकते हो इस बारे में। नहीं चेंज तो नहीं हो। ओके, होप यू हैव सीन। और मैं नेक्स्ट मेथड के लिए जा रहा हूँ, आई विल शेयर दो स्लाइड्स विद यू आल्सो, और स्लाइड शेयर कर लूंगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट आता है तो आई विल बी देयर विथ यू आल्सो फॉर दैट एनी काइंड ऑफ डाउट, ओके। नाउ इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस थे। मेथड अगेन इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर बोथ द साइड्स, और ये एफिशिएंट वर्कर को रिवॉर्ड करता है, हमने देखा ही था, और इनएफिशिएंट वर्कर्स जो है उनको पिनलाइज करता है। Worker is not required to pay for idle time money if any inefficient worker is there or sluggish worker is there, and if he produces less than the required one of standard quality, then he'll be penalized by this method, और उसके जो idle time था उसको पे नहीं करेंगे। सुपरविजन और प्रोडक्शन कंट्रोल जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है बाय अप्लाइंग द मेथड, एंड प्रोबेबल डेट्स जो है कंप्लीशन की ऑफ द project or the order can be easily can be easily determined from this. Okay, now let us discuss about disadvantages of this Taylor differential piece rate system. Here in this method, minimum वेज जो है वो डिफाइन नहीं किया है कि मिनिमम आपको इतनी मजदूरी तो मिलेगी। मिनिमम वेज इज नॉट एट ऑल गारंटीड हियर। द मोर यू वर्क द मोर यू विल गेट द wage part, or if you perform less than the standard output of standard quality asked by the company, if you are unable to achieve, you will be penalized by the system as well. So इसमें excessive wastage भी होगा because no one wants to earn less than the 100% wage if somebody is offering. So it is the system itself punishes the organization also, or the employer side also, because everybody will work for more, earning more and more money. Definitely they are there to earn only. In order to earn more, the worker may neglect his or her health also. Yes, definitely this will happen. This excessiveness of workload will harm the health of the workers also, and in group wise calculations जो हैं, if a team is working together, then teams calculations could not be done, because this is applicable to again individual
performance as we have seen in straight piece rate system also. तो इंडिविजुअल के लिए ही है ये भी. Now let us move to another this thing, wage incentive plan, which is merit differential or multiple piece rate system. इसमें तीन स्टेज में काम हुआ. इसमें तीन स्टेज में काम हुआ है. The Merrick has broken this into three steps, that is R1, R2 or R3, or he has categorized the workers in three stages. This was the modification of Taylor differential piece rate system itself, and as I told you, it has categorized the worker in three ways. That one is for beginners, the one who is dealing with the job first time, और जो दूसरे हैं जो कि ग्रो हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, जिनकी स्थिति बिगिनर जैसी नहीं है, दे नो द थिंग्स बट दे आर डेवलपिंग देयर एफिशिएंसी. और थर्ड पार्टी जो है वो ऐसी है कि जो हाईली एफिशिएंट है उस काम में करने में. एंड द मेन पार्ट वाज देयर विल नॉट बी एनी पेनल्टी. देयर विल नॉट बी एनी पेनल्टी. जो मिनिमम वेजेस हैं वो एश्योर्ड हैं यहाँ पर. यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टेलर में कैलकुलेट किया था कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट बेस रेट सिस्टम है वो 83% भी आप अचीव कर लेते हो अपने काम का तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. बिटवीन 83 to 100% यू विल गेट, जो कि बेसिक पीस रेट सिस्टम आपका होगा, जो कि पर आवर पीस रेट सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ जॉब्स जो भी आप बनाओगे. पर जॉब का जो पीस रेट सिस्टम होगा मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ जॉब्स जो आप बनाओगे, which is basic piece rate system. Basic piece rate system जो होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10% का, that is 1.1. और अगर आप 100% से ऊपर आ जाते हो ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, then it will be multiplied by 20%. तो ये कैलकुलेशंस ऐसी है कि कंपनी को रेवेन्यू में लॉस भी नहीं होगा, और मैंने अगर अपन ये तीनों देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी कोई लॉस नहीं होगा और कोई डिमोटिवेट भी नहीं होगा कि भाई हमको तो करेंगे तो ही मिलेगा, हम थोड़े स्लो हैं, हमको तो भाई चीजें सीखनी है, हम तो सीख नहीं पा रहे, हम तो थोड़े स्लो से हैं. तो उनको भी यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन हेल्दी अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट मिलेगा. सो दिस वे ही हैज डिवाइडेड these workers into three category. अगेन हम देख लेते हैं अप टू 83% उनको जो स्टैंडर्ड आउटपुट का जो बेसिक पीस रेट सिस्टम है वो मिलेगा. इफ समबडी इज रेंजिंग बिटवीन 83 to 100 तो बेसिक पीस रेट सिस्टम में 10% बढ़ा देंगे, मतलब 110 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और if somebody is even performing more than 100% then basic piece rate में 1.2 का multiplication करेंगे, माने whatever he will be getting, he'll be getting 20% extra out of it. Okay, now let us see little calculations also. और यहाँ से भी हम डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं. आउटपुट में जो नंबर ऑफ पीसेस हैं तो उन्होंने जितना बनाया which is R1, this will be multiplied by the number of pieces. तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो बेसिक पीस रेट सिस्टम बनाएगा, बेसिक पीस रेट सिस्टम बनाएगा. और उस बेसिक पीस रेट सिस्टम में का जो होगा वो फॉल कहाँ हो रहा है हम देख लेंगे. अगर इट इज लेस देन 83% तो उनको स्टैंडर्ड आउटपुट तो मिलेगा ही, माने माइनस कुछ नहीं है, प्लस ही है जो भी है. एंड हियर वी कैन सी अगर उन्होंने R2 कैटेगरी में आ रहे हैं विच इज 83 to 100, सो उन्होंने जो बनाया वहां तक, उन्होंने जो बनाया नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1.1 टाइम्स से. So he'll get this much. And if somebody is producing like this much, तो आउटपुट कितना है उनका, ये बढ़ गया आउटपुट R2 वाले से भी. तो this number of pieces what he has produced into R3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उनका which is 1.2 times. ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट्स और बेसिक पीस रेट सिस्टम निकालने के बाद 1.2 से मल्टीप्लाई. सो दिस 83 से 100 और अबव 100 आने वाले जो कैटेगरी हैं दे विल बी रिवॉर्डेड विथ 10% एंड 20% respectively.
and those who have performed less than even the set target till 83%, they they are not having any kind of loss at all. ठीक है, so there is no loss at all in all three categories. Second category and third category people will get a benefit even. So पिछले method से this method is much better. In now I'm finishing my lecture here only. In next Gantt task and bonus chart को हम दोबारा देखेंगे, and this is again इस टेलर मेथड का ही एडवांस्ड मेथड है, और इसमें हम ये देखेंगे कि how Gantt has improved this method against standard output, and how he has rated the higher performance level people, and how he has rewarded or kept their wages, basic wages, for the lower performers. In the next lecture we will discuss that, and we'll move ahead for what is standard data. तो स्टैंडर्ड डेटा को भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स काइंडली आस्क मी, or else you can ask to in the next lecture or doubt sessions also. Shall we say bye for a day? Yes.